नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स ले आते हैं। साथ ही आपके लिए हम हाजिर बाजार और हाजिर की मंडियों की भी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ बिटफोन मजूमदार है, bmazumdar.com के अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटी से, और रविंद्र राव हैं, VP हेड कमोडिटीज़ हैं कोटक सिक्योरिटी से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको एक अपडेट दे दें कि ईटी नाउ स्वदेश को एक बार फिर से एक बड़ा सम्मान मिला है। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की तरफ से सम्मान दिया गया, जहां पर स्पाइसेस इंडस्ट्री के 500 से ज़्यादा कारोबारियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और उसी सम्मेलन में, उस समिट में ईटी नाउ स्वदेश को ये सम्मान दिया गया है। चलिए वापस से वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं, और आज सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में आज फिर से नया रिकॉर्ड देखने को मिला है। MCX पर सोने ने 57,149 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया। हालांकि अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अगला अप्रैल का है, जिसका रिकॉर्ड हाई 57,500 रुपए है, लेकिन जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने आज 57,149 रुपए का नया हाई बनाया। अनुज जी, क्या लग रहा है इस तेजी की वजह बजट से पहले? विष्णु जी, सबसे पहले तो आपको अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। क्या आप इतना काम करते हैं सर इंडस्ट्री के लिए, तो डेफिनेटली आप को मिलना चाहिए अवार्ड। ये बहुत बहुत बधाई सर अवार्ड के लिए। सर जहाँ तक बात है गोल्ड और सिल्वर की, हमने देखा लास्ट वीक में अच्छा खासा मोमेंटम गोल्ड में था, और आज हम देखें तो हफ्ते की शुरुआत हुई है और गोल्ड ने अपना जो हाई था वो नया हाई बनाया है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड में कंटिन्यूअस पॉजिटिव साइड में है। इंटरनेशनली देखें तो $1934 के आसपास स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस रही है और जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का कंसर्न हमने देखा है, उससे काफ़ी हद तक गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिला है। जिस तरीके इक्विटी मार्केट के अंदर भी हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है, रुपये यहाँ पर वीक हुआ है, उसका भी असर हमने डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को आते हुए देखा है। हमारा मानना है कि अभी जो ट्रेंड है गोल्ड और सिल्वर का, वो पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जल्दी ही गोल्ड सिल्वर में अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रेटेजी वाइज अगर बात करें तो गोल्ड में करीबन 56,900 के आसपास फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी कर सकते हैं। 56,650 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 57,350 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 68,400 में खरीदारी करें, 67,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 69,300 तक हो सकता है। और हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जल्दी ही अगेन $1945 से लेकर $1950 के लेवल टेस्ट कर सकता है। $1950 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है, जो कि हमने लास्ट वीक भी देखा था बनते हुए, तो 1950 अगर ब्रेक होता है तो हमें लगता है कि $1975-1980 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। वहीं सिल्वर में करीबन $25 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर $25 का लेवल ब्रेक होता है तो हम फिर 26 से लेकर $27 तक के लेवल सिल्वर में आते हुए देखेंगे। तो थोड़ा कंसोलिडेशन है सिल्वर में, हालांकि उसके मुकाबले गोल्ड ज्यादा पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इस हफ्ते भी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। यानी गोल्ड और सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही शुक्रिया अनुज जी आपको फिर से, क्योंकि आप लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है इसमें। जो जिस तरह से हमें सम्मान मिल रहा है, उसमें आप लोगों का भी रेगुलर सपोर्ट है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप दर्शकों को बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। और गोल्ड और सिल्वर पर अनुज जी की राय है कि खरीदारी करनी चाहिए, आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है। रविंद्र जी, आपकी राय क्या होगी गोल्ड और सिल्वर में, क्या सलाह दे रहे हैं यहाँ से? गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन जी। विष्णुमोहन जी, मेरे हिसाब से ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ओवरऑल कमोडिटी मार्केट, इनफैक्ट आई वुड से कि पूरा फाइनेंशियल मार्केट के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इवेंट लाइंड अप है। फेड की मीटिंग की आउटकम आएगी, एक्सपेक्टेड तो वही है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, बट उनका जो फॉरवर्ड गाइडेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ECB और बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी मीटिंग है। फिर जॉब्स रिपोर्ट भी है US से, PMI डेटा है, चाइना से PMI डेटा है। तो मेरे हिसाब से काफी एक्शन बड़ा वीक हो सकता है। और मुझे लगता है कि FOMC मीटिंग के पहले एक पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड में थोड़ा सा एक प्रेशर बना रहेगा। एकदम से ऊपर जाने का मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर चार्ट पे भी देखें तो एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है डेली चार्ट पे, अगर हम अप्रैल कॉमिक्स गोल्ड को देखें तो। हालांकि उसका कंफर्मेशन $1935 के नीचे क्लोजिंग पे ही आएगा, बट जो बेरिश एनगल्फिंग है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर में रिजेक्शंस आ रहे हैं। बट मुझे एकदम ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं लग रहा है। हो सकता है कि अगर नीचे फिसलता है, करेक्शन आता है, तो एक नीजक रिएक्शन हो सकता है टुवर्ड्स $1920, $1910। और अगर MCX की बात करें तो MCX में
पॉसिबिलिटी है कि जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो 57,000 के नीचे एक बार आए, वहां से इसमें फिर से एक बार बाइंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि एफओएमसी मीटिंग कंक्लूड नहीं होता तब तक गोल्ड में एक थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है। इंटरडे पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक 57,430 57,450 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है 57,600 तक के लेवल्स हमें दिख सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर नहीं जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि एक बार 57,200 से 57,250 तक के लेवल्स आ सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाइंग आ सकती है। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पर शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बेटर होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 57,600 एंड अबव। और इसमें जो टारगेट है वो हम ले सकते हैं 57,250 57,200 का। सिल्वर में हालांकि जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि ये 24.50 डॉलर से $25 का जो रेजिस्टेंस है, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, उसे ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ये ब्रीच नहीं होता मुझे लगता है कि कंसोलिडेटिव फेज रहेगा सिल्वर में। और जो पीएमआई डेटा से आई थिंक दैट विल इम्पैक्ट सिल्वर प्राइसेस दिस वीक। तो 22.50 डॉलर और ऊपर में अराउंड 24.50 डॉलर, ये एक बैंड रहेगा $2 का। जब तक कि ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं करता मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन फेज शुरू हो सकता, चालू रह सकता है इन सिल्वर। अगर एमसीएक्स की बात करें तो आई थिंक 70,700 ऊपर अपर बाउंड है और जो लोअर बाउंड है वो अराउंड 66,500 का है। तो मेरे हिसाब से ये 3 से 4 हजार रुपए के बीच में सिल्वर ट्रेड कर सकते हैं। आपका व्यू बिटपन जी गोल्ड और सिल्वर पर आज के लिए? देखिए, गोल्ड का अभी जो चार्ट फॉर्मेशन है वो थोड़ा तो पॉजिटिव है, और जब एमसीएक्स में मैं चार्ट देखता हूँ तो मुझे लगा थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। और इधर मैं स्पॉट गोल्ड का भी अगर देखता हूँ तो जो इंडिसिव क्लोजिंग आफ्टर स्लाइड लुक्स लाइक कि आज थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। और एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे लेवल पे डिप्स के हिसाब से प्योर ऑन इंट्राडे 57,300 जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसको ले सकते हैं। 57,600 के आसपास मेरे हिसाब से टारगेट रहेगा, और 57,100 के आसपास मेरे हिसाब से उसके नीचे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एक चीज याद रखिएगा, गोल्ड का जो आउटलुक है, गोल्ड में जिस तरह से रैली आया है, कहीं ना कहीं मार्केट में बीच में प्रोबेबली छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रैली आया हुआ है। फिलहाल के लिए 1-2 दिन मोमेंटम जो एफओएमसी का जो एक्सपेक्टेशन है मोस्टली ऑन डॉविस साइड की 25 बेसिस पॉइंट स्लाइटली डॉविस एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ओके, तो ये व्यू है गोल्ड सिल्वर पर बिटकॉइन जी का। लेकिन चलिए अब क्रूड और एनजी की बात कर लेते हैं। क्रूड हालांकि आज दायरे में कारोबार दिख रहा है, लेकिन नेचुरल गैस में काफ़ी गिरावट आ गई है। अनुज जी, नेचुरल गैस अप्रैल 2021 के बाद सबसे निचले स्तरों पर है। क्यों इतनी गिरावट दिख रही है? क्या सीजनल इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पर, और वो तेज़ी अब गायब हो गई? अब यहाँ से कमजोरी का ही ट्रेंड यहाँ पर रहेगा, और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स? अगर किसी को इंटरेस्ट है अगर नेचुरल गैस पे, तो क्या सलाह है आपकी? देखिए विष्णु जी, $3 एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट था नेचुरल गैस के लिए, जिसको उसने ब्रेक किया है। अब देखें तो $3 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से यूरोप में वेदर सिचुएशन है और जिस तरीके से सप्लाई अब यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है, उससे काफी हद तक हमने देखा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस गिरावट की तरफ आते हुए दिखाई दिए। बट मुझे लगता है कि अब जो प्राइसेस है ये काफी लोअर लेवल है, यहाँ से ज्यादा करेक्शन होनी नहीं चाहिए। हमने एक लास्ट वीक में भी एक रिकवरी आते हुए देखी थी। अगेन अब देखें तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट अभी और आ सकती है। एक बार 210-200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहां से अगेन हम एक बाउंस बैक देखेंगे। मगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म में जिस तरीके का मॉर्निंग में अगर देखें तो करीबन 6.5% डाउन है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी 10 से 12 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी को ट्रेड अभी लेना है तो यहाँ पे बिक्वाली का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 200 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा जहां पर हम एक रिकवरी आते हुए देखेंगे। तो वहां से एक रिकवरी का ट्रेंड नेचुरल गैस में आ सकता है। तो स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए बनानी है तो बिक्वाली का ट्रेड बनाएं, और अगर थोड़ा पोजिशनल बनानी है तो वेट करें। 200 के आसपास पोजिशनल तौर पर खरीदारी का ट्रेड नेचुरल गैस में बना सकते हैं। ओके, और क्रूड का क्या टारगेट है आज इंट्राडे के लिए? नेचुरल गैस का तो आपने समझा दिया कि 200 के आसपास ही खरीदारी करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल वहां पर दिख रहा है आपको, लेकिन इंट्राडे के लिए शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अगर क्रूड में करना है तो इंट्राडे के लिए क्या टारगेट है अनुज जी? देखिए क्रूड में अगर देखें तो लास्ट वीक हमने देखा था कि एक डाउन ट्रेंड आते हुए देखा था, जहां पर हमने 6400 के कॉल ऑप्शन जो पुट ऑप्शन को खरीदारी के तौर पर बोला था, तो वो उसमें टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। अगर हम अब देखें तो क्रूड का प्राइस कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्रूड की जो इन्वेंट्री है उन्होंने यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले किया है और इन्वेंट्री काफी बड़ी है। मुझे लगता है कि अभी क्रूड के जो सेंटीमेंट है वो एक साइडवेज रह सकते हैं। हालांकि थोड़े लोअर लेवल पे प्राइस आए हैं जहां पर हमें लगता है कि एक बाइंग स्ट्रेटेजी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकती है। तो 6400 के आसपास
खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 6280 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6650 तक देखने को मिल सकता है। और अगर 6600 के आसपास भी मिलते हैं प्राइस, तो वहां पर अगेन बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है, जो कि ऊपर में 6650 तक जा सकती है, और फिर वहां पर हम अगेन बिकवाली का ट्रेड दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक रेंज की बात करें, तो नीचे 6200 और ऊपर में करीबन 6700, ये रेंज मुझे लगता है कि क्रूड में मेंटेन रहेगी, जिसके बीच में ट्रेड ले सकते हैं। ओके, यानी क्रूड खरीदने की सलाह है 6400 के लेवल पे, 6650 के टारगेट के लिए 6280 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन रखना है। रविंद्र जी, आपकी क्या सलाह होगी क्रूड में? हाँ, हमें भी लगता है कि थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है। WTI क्रूड में $82 एक सिर्फ रेजिस्टेंस है, और उसे रिजेक्ट किया है मार्केट में, उसे ब्रीच नहीं कर पाया है मार्केट। तो मेरे हिसाब से वो एक सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक कि उसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक मुझे लगता है कि डाउन साइड 78 से लेकर $77 तक दिख सकता है। अगेन ये वीक में PMI डेटा से क्रूड के लिए भी ये वीक काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ओपेक प्लस की वर्चुअल मीटिंग है फरवरी 1 को। उसके बाद नेक्स्ट वीक मंडे को रशियन ऑयल प्रोडक्ट जो है उस पर बैन लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि काफी वोलेटाइल रह सकता है मार्केट। मेरा मेरा बायस अभी फिलहाल तो जब तक कि $82 के ऊपर नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि एक डाउनसाइड कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन क्लोजली वॉच कीजिए, अगर $82 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनवर्स एक्सएनएस पैटर्न है डेली चार्ट पे। पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर $85 से $86 तक WTI क्रूड जा सकता है। तो जब तक कि $82 होल्ड है, तब तक एक बार शॉर्ट में रह सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक 6600 6620 का एक सिर्फ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, तब तक आई थिंक कोई भी उछाला आता है टुवर्ड 615 530 540 सेलिंग कर सकते हैं। डाउन साइड हमें लग रहा है कि 6400 से लेके 6380 तक के लेवल दिख सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया, काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप है इवन फॉर क्रूड ऑयल। उसे देख के ट्रेड कीजिए, और वोलेटिलिटी काफी रह सकती है। ओके, विपन, आप क्या टारगेट के साथ ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं क्रूड में? देखिए, क्रूड ऑयल में मैंने लास्ट वीक ही बताया था कि जब तक 6750 ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड, वो टेक्निकल ब्रेकआउट होगा तो वहां पे तेजी, और नहीं तो नीचे लेवल पे बाइंग, जो मैंने बताया था उस लेवल के आसपास मार्केट है। तो 6450 6400 के आसपास ये जो रेंज है, मेरे हिसाब से ये एक हॉरिजॉन्टल रेंज जैसा मार्केट ट्रेड कर रहा है 6400 के आसपास से, और 6750 का। तो इस बॉटम रेंज के आसपास प्रॉब्ली वी कैन लुक फॉरवर्ड अ लॉन्ग पोजीशन 6450 के आसपास। अभी 6490 95 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो यहाँ से 40-45 रुपए अगर कोई डिक्लाइन आता तो मेरे हिसाब से लॉन्ग ले सकते हैं। नीचे आपका 6350 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6600 के आसपास मेरे हिसाब से टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मैं पुल बैक के लिए कर रहा हूँ, और लेकिन अगर ये टूट जाता है तो सिनेरियो चेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल ट्रेंड अभी भी रेंज बाउंड ही है, नीचे लेवल पे बाइंग दिख रहा है। कॉपर में क्या करना चाहिए अनुज जी? क्या है टारगेट आज के लिए? अगर कॉपर में किसी को ट्रेड करना है तो इंट्राडे के लिए क्या टारगेट बता रहे हैं आप? और देखिए, कॉपर अगर आप देखेंगे तो काफी समय से एक रेंज में रहा है, और पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। लास्ट वीक हमने देखा था कि पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री लोअर है उसकी वजह से, और साथ में देखें तो माइस ने अपना जो एवरेज प्राइस है वो इंक्रीज किया है, तो उससे काफी हद तक कॉपर को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि कॉपर में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। करंट रेट पे तो नहीं, बट अगर नीचे प्राइस 777 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 770 पे स्टॉप लॉस लगाएं, 787 का टारगेट देखने को मिल सकता है। थोड़ा यहाँ पर अभी मार्केट एक ओवरबॉट जैसी सिचुएशन दिखा रहा है, तो करंट रेट पे मैं अवॉइड करूंगा बाय करना। नीचे अगर प्राइस 777 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। रविंद्र जी, कॉपर आपकी भी बाई कॉल है या क्या कर रहे हैं कॉपर में, अगर किसी को ट्रेड करना है तो? तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में सारा ही बेस मेटल्स थोड़ा सा डाउनसाइड ट्रेंड दिखा रहा है। जैसे मैंने बताया कि FOMC मीटिंग जो है वो काफी क्रूशल होगा सारे ही कमोडिटी पैक के लिए। हालांकि कल चाइनीज PMI डेटा है, वो भी इम्पैक्ट करेगा बेस मेटल प्राइसेस को। तो आई थिंक तब तक के लिए पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक प्रेशर बना रहे। हमें लगता है कि कॉपर के प्राइसेस 777 से 776 तक आ सकते हैं। तो ये लेवल जो है ये शॉर्ट करने का लेवल है। 786 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इवन जिंक एल्यूमिनियम में हमें लगता है कि थोड़ा बहुत डाउन साइड आ सकता है। जिंक में 293 294 तक के लेवल दिख सकते हैं। एल्यूमिनियम अराउंड 222 223 के लेवल दिख सकते हैं। बट जिंक और एल्यूमिनियम में शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न जो है वो काफी बुलिश है। एल्यूमिनियम में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रीच है, और जिंक में एक फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रीच है।
तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे अभी भी लगता है कि जिंक में अराउंड 330 से 340 तक के लेवल आ सकते हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, और एल्यूमिनियम में भी आई थिंक 250 तक के लेवल हमें दिख सकते हैं। तो जो भी डिप आता है, करेक्टिव मूव आता है ये वीक में, आई थिंक दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं राइस पे शॉर्ट करना चाहूंगा। कॉपर में 786 के स्टॉप लॉस के साथ राइस पे शॉर्ट करके 777 776 टारगेट ले। बिटपन, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कि ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज करना चाहिए यहाँ पर? हालांकि अनुज जी को लगता है कि नीचे की तरफ खरीदारी करनी चाहिए कॉपर। आप क्या सलाह दे रहे हैं बिटपन कॉपर में? देखिए, व्यू तो बुलिश का है, लेकिन आप कहाँ पे ट्रेड करो? अगर इंट्राडे में अगर देख रहे हैं तो मार्केट थोड़ा करेक्टिव मूव है, क्योंकि एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो या जिंक या लेड हो, क्योंकि थोड़ा सा पिक आउट कर रहा है। तो यहाँ से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जो ट्रेड पर्सपेक्टिव होता है, तो यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा। तो अभी 780 के आसपास कॉपर चल रहा है, तो यहाँ पे 784 85 अगर मिलता है इंट्राडे में कोई पुल बैक, तो मेरे हिसाब से वहां पे शॉर्ट करना चाहिए। 792 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट भी बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट नहीं है, 776 टू 775 का रहेगा। सेम सिनारियो देखिए कॉपर में भी आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा जो अनुज ने भी बताया था कि यहाँ पे कोई करेक्शन आता है तभी बाय बनेगा। लाइकवाइज इन जिंक ऐसे भी, और जिंक में भी देखिए करेक्शन बन सकता है यहाँ से 3-4 रुपए का, और तो 290 के आसपास जिंक में भी बाइंग रहेगा। तो ओवरऑल सिनारियो ऐसा है कि थोड़ा पीक आउट हो रहा है, थोड़ा करेक्शन चाहिए मार्केट में, तो करेक्शन के बाद फ्रेश बाइंग आएगा। तो अभी मोमेंटम आज के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन साइड का रहेगा। अनुज जी, एग्री मार्केट में जीरा आज काफी तेज है, क्या लग रहा है? उत्पादन की जो रिपोर्ट आ रही है वो कम लग रहा है कि अभी राजस्थानी स्पाइसेस एसोसिएशन के सम्मेलन में मैं गया हुआ था, उन लोगों का अनुमान है कि 19% से ज्यादा कम उत्पादन रह सकता है पिछले साल के मुकाबले। यही वजह है या कुछ और वजह है सर जीरे में तेजी की? देखिए, जो आउटकम आया है वही एक मुझे वजह लग रहा है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में काफी बड़ी गिरावट जीरा में आते हुए देखी थी, और जब ये नया फ्रेश एस्टीमेट आया है तो अब मार्केट उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता हुआ दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट, अगर आप टेक्निकल चार्ट को फॉलो कर रहे हैं या कोई ट्रेडर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर अगेन आ सकता है। हालांकि अगर आप आज देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया था, बट अभी भी देखें तो हाई से नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर अगर इसको इंट्राडे ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, जो कि ऊपर में 32,200 32,500 तक देखने को मिल सकता है। बट अगेन मुझे लगता है कि 32,500 के आने के बाद अगेन आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि फिर सेल ऑन राइज की मार्केट देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, जो कि 32,200 32,500 तक आ सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि जीरा में यूज करना चाहिए। ओके, चलिए, शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका, बिटपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को बेहतरीन राय दी। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते साहब से हमने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, क्या प्लान्स है एक्सचेंज के, कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स के आ सकते हैं, आइए सुन लेते हैं। एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते साहब हमारे साथ हैं। सर, शुक्रिया आपने वक्त दिया बजट से ठीक पहले। सर, क्या कुछ होना चाहिए? एग्री वायदा 2 दशक का वक्त बीत चुका है, काफी कुछ करने की जरूरत है, कई मुद्दे हैं। छोटा जवाब दीजिएगा, क्या करके कैसे सुधार होगा? चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? देखिए, बजट जो होता है वो तो दिशा निर्देश करता है। जो एग्री वायदा का सवाल है वो उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं बजट को इससे दूर रखूंगा। 2 चीजें करनी चाहिए सरकार को आज की तारीख में। जो हमारी नीतियां हैं उसको परमानेंट, जो नीतियां हैं उनको कंटिन्यूएशन अगर करते रहें तो वो सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हर साल अगर नीति चेंज होगी तो लोगों को भी उसको अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस गवर्नमेंट ने अभी तक पिछले 4 या 5 साल में किया है कि जो नीति बनी थी उसके कंटिन्यूएशन में चलता रहे। हम यही चाहते हैं कि उसका कंटिन्यूएशन चलता रहे। दूसरा फोकस एफपीओ और कोऑपरेटिव वाला, थोड़ा हमारा फोकस अगर बढ़ जाए तो उससे ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एग्रीगेशन जो होता है, इसमें एफपीओ का रोल बढ़ जाएगा। जहां एफपीओ का रोल बढ़ेगा अपने आप किसान के पास पहुंच जाएगा। वो आज कमोडिटीज नहीं है, कल आ जाएंगी, तो एफपीओ अगर बढ़ जाती है, उनका रोल बढ़ जाता है, तो अपने आप कमोडिटीज मार्केट में भी वो आ जाएंगे। कमोडिटीज मार्केट में नहीं हो, जैसे आज गेहूं में हो, चावल में हो, कहीं भी हो, पर एफपीओ के पास थोड़ी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, किसान को फायदा होगा। तो हमारा जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है, ये भी अपने आप उससे सॉल्यूशन निकल सकता है। ओके, यानी एफपीओज का दायरा बढ़े, एफपीओज की फंडिंग जरूरी है, साथ ही पॉलिसी को लेकर एक स्टेबल पॉलिसी की जरूरत है। सर, अब अगला सवाल होगा, एनसीडीएक्स पर कौन सा नया डेरिवेटिव प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, एनसीडीएक्स पर नया डेरिवेटिव हमने ये देखे कि पुराने जो दूसरे एक्सचेंजेस में जो प्रोडक्ट्स थे जो बंद हो गए थे, उनको हम सबसे पहले शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईसबगोल एक प्रोडक्ट है जो आयुर्वेद में यूज होता है, काफी एक्सपोर्ट भी होता है।
गुजरात राजस्थान इस रीजन में चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में हम उसे लॉन्च कर सकते हैं। ओके सर, मूंगफली को लेकर भी काफी चर्चा है बाजार में, क्या मूंगफली का प्रोडक्ट भी जल्द आने वाला है क्या एनसीडीएक्स पर? देखिए, मूंगफली के बारे में मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम रिसर्च कर रहे हैं, पर नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाले स्केल में, और अगर वो सक्सेसफुल रहा, अगर हमें लगा कि बाजार में डिमांड है, सब स्टेक होल्डर्स अगर चाहते हैं, तो जरूर हम उसमें। सर, स्टील को काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला है, लग रहा है कि आपको नॉन एग्री में भी कुछ आगे कदम बढ़ाना चाहिए एनसीडीएक्स को? देखिए, बड़े अच्छी बात आपने कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्टील का ट्रैक्शन आपने मेंशन किया है, तो स्टील में हमने शुरुआत की है। अगला हमारा जो है वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मतलब कार्बन क्रेडिट की जो बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स की, कार्बन न्यूट्रल इंडिया की, तो इस वक्त हम काम कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर। हमारी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी बन गई है, उसकी फर्स्ट मीटिंग हो गई है। मतलब जो हमारा यहाँ G20 की प्रेसिडेंसी सितंबर तक चलेगी, उसमें जो कन्वेंशन होगा उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि कार्बन क्रेडिट्स हम लोग लॉन्च कर दें, कार्बन फ्यूचर्स, ये हमारी कोशिश होगी। कार्बन फ्यूचर्स की